हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का समृद्धि सोशलॉजी क्लासेस में। आज की क्लास में हम सभ्यता टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इससे पहले के 2 वीडियो में हम संस्कृति के संबंध में वीडियो डाल चुके हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि अकबर ने 2 प्रकार की संस्कृतियाँ बताई हैं, भौतिक तथा अभौतिक संस्कृति, और उन्होंने अपनी पुस्तक सोशल चेंजमेंट के बारे में बताया है। तो वही बताया गया है यहाँ पर कि अकबर ने संपूर्ण सामाजिक विरासत को भौतिक और अभौतिक संस्कृति के रूप में विभाजित किया। सर्वप्रथम मैकाइवर एवं पेज ने सामाजिक विरासत के इन दोनों भागों को और भी स्पष्ट किया। उन्होंने भौतिक सामाजिक विरासत, जिसे अकबर ने भौतिक संस्कृति का नाम दिया है, उसको उन्होंने सभ्यता माना है, जबकि अभौतिक सामाजिक विरासत को उन्होंने संस्कृति माना है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो भौतिक संस्कृति है उसको उन्होंने सभ्यता माना है। जैसे हमारे सुख सुविधा के जितने भी साधन हैं उसको मैकाइवर एवं पेज ने सभ्यता माना है, जबकि जो हमारी अभौतिक संस्कृति है, मतलब हमारे मूल्य, विश्वास, परंपराएं, इसको उन्होंने संस्कृति माना है। सभ्यता का अर्थ और परिभाषा पर चर्चा करेंगे। अंग्रेजी भाषा के सिविलाइज्ड शब्द की उत्पत्ति जो है वो लैटिन भाषा के सिविटास और सिविस से हुई है, जिसका अर्थ है नगर या नगर के निवासी, जो एक स्थान पर स्थायी रूप से रहते हैं तथा शिक्षित हैं और जिनका व्यवहार जटिल है। सामान्य रूप से भौतिक सामाजिक विरासत को सभ्यता कहा जाता है। सामान्यतः सभ्यता के अंतर्गत वे सभी वस्तुएं आ जाती हैं। अब देखिए, सभ्यता के अंतर्गत आता क्या क्या है, तो सभ्यता के अंतर्गत वो सभी वस्तुएं आ जाती हैं जिनको साधन के रूप में मानकर हम अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं। मतलब जिनके द्वारा हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है उन्हें हम सभ्यता मानते हैं। जैसे टाइपराइटर हो गया, फैक्ट्री हो गई, बैंक हो गया, मुद्रा हो गई, छापाखाना आदि, और भी इसके एग्जाम्पल हैं। इन सभी वस्तुओं में उपयोगिता का तत्व निहित होता है, जिसके द्वारा हम किसी न किसी प्रकार की आवश्यकता को पूरा करते हैं। इस रूप में ये सभी सभ्यता के एक पार्ट है, मतलब अंग हैं सभ्यता के। इसकी कुछ परिभाषा अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग दृष्टिकोण के आधार पर स्पष्ट करी है। तो चलिए मैकाइवर एवं पेज की परिभाषा को हम लोग देख लेते हैं। मैकाइवर एवं पेज ने सभ्यता को परिभाषित करते हुए लिखा है कि सभ्यता से हमारा तात्पर्य उस संपूर्ण प्रविधि संगठन से है जिसे कि मनुष्य ने अपने जीवन की दशाओं को नियंत्रित करने के प्रयत्न में या प्रयास में बनाया है। अर्थात सभ्यता के अंतर्गत प्रविधियों और भौतिक उपकरणों जैसे आपके बैंक, टेलीफोन, मशीन, फैक्ट्री, टाइपराइटर आदि को उन्होंने इन सब चीज़ों को उसमें इंक्लूड किया है। उसके बाद है टायलर ने परिभाषा दी है सभ्यता की। उन्होंने बताया है सभ्यता मानव जाति की वह विकसित अवस्था है जिसमें उच्च श्रेणी के व्यक्तिक एवं सामाजिक संगठन पाए जाते हैं, जिसका उद्देश्य मानव के गुणों, शक्ति और प्रसन्नता में वृद्धि करना है। ये परिभाषा आपकी टायलर द्वारा प्रस्तुत करी गई है। उसके बाद गिलिन ने बहुत ही छोटी परिभाषा है इनकी, और इन्होंने बताया है संस्कृति के जटिल और विकसित रूप को सभ्यता कहा है। उन्होंने कहा है संस्कृति का जो जटिल और विकसित रूप होता है उसी को उन्होंने सभ्यता माना है। इसको सरलता से आप याद कर सकते हैं। उसके बाद डिस्कस करेंगे सभ्यता की विशेषताओं के बारे में। तो सभ्यता की जो विशेषताएं हैं वो निम्नलिखित हैं। सभ्यता मूर्त होती है। मूर्त का मतलब है जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। तो जैसे सभ्यता है तो ये आपकी जितनी भी सुख सुविधा के साधन है, जैसे आपकी टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, एसी है, गाड़ी है, तो ये सारी चीज़ें सभ्यता के अंतर्गत आपकी आएंगी क्योंकि ये मूर्त होती हैं, इन्हें हम छू सकते हैं। सभ्यता में हम दूसरा है आपका सभ्यता में हम मानव निर्मित वस्तुओं को सम्मिलित करते हैं। देखिए, पहला तो ये है कि मूर्त होती हैं, और दूसरा है आपका मानव। ये सभी वस्तुएं जो मूर्त होती हैं इनका निर्माण मनुष्य के द्वारा ही किया जाता है। तो सभ्यता में हम मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं को ही सम्मिलित करते हैं। तीसरा है सभ्यता मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है। ये मानव को आनंद और संतुष्टि प्रदान करती है। तो सभ्यता का निर्माण जो होता है मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता है, इससे व्यक्ति आनंद और संतोष प्राप्त करता है।
उसके बाद चौथा जो है आपका ये है सभ्यता प्रगतिशील होती है और सदैव आगे की ओर बढ़ती है। पांचवा है सभ्यता में परिवर्तन शीघ्रता से होते हैं, मतलब संस्कृति में परिवर्तन जो होते हैं वो धीमे धीमे होते हैं, लेकिन सभ्यता में जो परिवर्तन होते हैं वो संस्कृति की अपेक्षा तीव्र गति से होते हैं। छठवीं विशेषता है सभ्यता का हस्तांतरण एवं प्रसार सरलता से किया जा सकता है, मतलब प्रत्येक व्यक्ति सभ्यता को अपनाना चाहता है, इसलिए इसका हस्तांतरण और प्रसार सरलता से हो जाता है। तो इसकी छठवीं विशेषता ये है। अब चर्चा करेंगे सभ्यता और संस्कृति के अंतर में। सभ्यता और संस्कृति में क्या क्या अंतर हैं, तो देखिए पहले नंबर में सभ्यता को मापना सरल है परंतु संस्कृति को नहीं, तो इनको हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो देखिए सभ्यता को सरलता से मापा जा सकता है लेकिन संस्कृति को मापा नहीं जा सकता। सभ्यता एक साधन है जिसके द्वारा हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और उपयोगिता वस्तु किसी भी वस्तु की उपयोगिता और गुण के आधार पर हम उसको माप सकते हैं। जैसे मान लीजिए प्रारंभ में बैलगाड़ी से हम यातायात के साधनों का विकास हुआ और हम ट्रेन वायुयान से यात्रा कर रहे हैं, तो ये सब आपके सभ्यता के साधन के रूप में इसको सरलता से माप सकते हैं कि पहले की तुलना में आज का समय ज़्यादा अच्छा है। इस तरीके से इसको मापा जा सकता है। जैसे पहले कुएं से पानी खींचने के लिए दूसरे प्रकार के उपकरणों का प्रयोग किया जाता था और उसकी जगह आजकल पंपिंग सेट उपयोगी है। तो इस प्रकार से सभ्यता को तो हम माप सकते हैं लेकिन संस्कृति को नहीं। दूसरा आपका जो अंतर है वो है सभ्यता सदैव आगे बढ़ती है परंतु संस्कृति नहीं। कहने का तात्पर्य है कि सभ्यता धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ती है। जैसे मान लीजिए पहले प्रारंभ में बैलगाड़ी से हम लोग यात्रा करते थे, लेकिन आज हमने रेल वायुयान रॉकेट तक का जो है वो निर्माण कर लिया है और उसके माध्यम से अपने कार्यों को करते हैं। लेकिन संस्कृति के साथ ऐसा नहीं है, संस्कृति इतनी तीव्र गति से आगे नहीं बढ़ती है। तीसरा है सभ्यता बिना प्रयत्न के आगे बढ़ती है परंतु संस्कृति नहीं। कहने का तात्पर्य है कि जैसे कि आप किसी भी समाज में जाएं, वहाँ पे जो भी आपके सुख सुविधा के साधन हैं उनका उपयोग हम सभी लोग कर सकते हैं। जैसे रेल है, ट्रैक्टर है, वायुयान, जहाज, छापाखाना, टेलीविज़न आदि का आविष्कार जो हमने नहीं किया है लेकिन फिर भी हम इनका उपयोग कर सकते हैं। यही कारण है कि सभ्यता का प्रसार एवं हस्तांतरण सरलता से हो जाता है लेकिन संस्कृति में ये बात लागू नहीं होती है। चौथा जो अंतर है सभ्यता को बिना किसी प्रयत्न व हानि के ग्रहण किया जा सकता है किंतु संस्कृति को नहीं। तो कहने का तात्पर्य है कि रेल वायुयान टाइपराइटर मशीनें और आपके मोटर स्कूटर आदि एक समाज से दूसरे समाज में हम जहाँ भी जाएंगे तो उसका जो हस्तांतरण है वो सेम एक जैसा ही रहता है। लेकिन हर समाज के आप संस्कृति को ले लीजिए तो हर समाज के रीति रिवाज प्रथाएं परंपराएं मूल्य विश्वास इन सब में कुछ ना कुछ अंतर जरूर होता है। तो वही बताया गया सभ्यता को बिना प्रयत्न व हानि के ग्रहण किया जा सकता है लेकिन संस्कृति को नहीं। यहाँ पे नंबरिंग थोड़ी सी गलत हो गई है तो इसको आप लोग कट कर दीजिएगा और ये आपका जो है नीचे वाला ये 5वां नंबर है, इसमें ऐड कर लीजिएगा। सभ्यता साधन है जबकि संस्कृति साध्य। तो संस्कृति से मानव को संतुष्टि एवं आनंद का अनुभव होता है। संस्कृति को प्राप्त करना अपने आप में एक उद्देश्य है, मतलब सभ्यता जो संस्कृति है वो एक उद्देश्य है, एक साध्य है। जबकि जो आपकी सभ्यता संस्कृति जो है वो आपकी एक उद्देश्य है, जबकि सभ्यता जो है उसके साधन के रूप में काम करती है। तो वही बताया गया सभ्यता साधन है और संस्कृति साध्य है। उसके बाद अगला जो अंतर है सभ्यता बाह्य है जबकि संस्कृति आंतरिक। सभ्यता का संबंध आपकी भौतिक वस्तुओं से है, सुख सुविधा के साधनों से, इसलिए सभ्यता बाह्य है। जैसे आपकी जितने भी बाहरी चीज़ें जो आप देखते हैं जिनके द्वारा आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है ये सभी आपकी सभ्यता के अंतर्गत आती हैं। जैसे पेन हो गई, घड़ी हो गया, रेडियो हो गया, रेल आदि। और जो मानव की इसका संबंध मानव के बाहरी जीवन से, इसके विपरीत संस्कृति का संबंध मनुष्य के आंतरिक गुणों से है। जैसे मनुष्य के विचार हो गए, विश्वास हो गए, उसके मूल्य हो गई, उसकी भावनाएं हो गई, ये सब उसकी संस्कृति के अंतर्गत आती है। तो वही है सभ्यता बाह्य है जबकि संस्कृति आंतरिक है। ये आपकी 7वें नंबर की जो इसमें है विशेषता अंतर। सभ्यता में परिवर्तन एवं सुधार संस्कृति की अपेक्षा सरल है। तो इसमें यह है कि सभ्यता का संबंध भौतिक वस्तुओं से होता है,
जिसमें नवीन आविष्कार एवं खोजों के कारण इसमें परिवर्तन व सुधार सरल है। जैसे हमने हल के स्थान पर ट्रैक्टर का, बैलगाड़ी के स्थान पर रेल का, वायुयान एवं रॉकेट का आविष्कार किया है। लेकिन संस्कृति का संबंध व्यक्ति के विचारों से है, आंतरिक गुणों से है, उसके मनोभावों से है। अतः कठिन परिश्रम के बिना इसमें परिवर्तन और सुधार संभव नहीं है। देखिए, सभ्यता और संस्कृति में जो अंतर बताए गए वो तो निम्नलिखित है, लेकिन इनमें कुछ अंतरों को हम लोग और भी ऐड कर सकते हैं। जैसे सभ्यता मूर्त होती है जबकि संस्कृति अमूर्त होती है। सभ्यता को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जबकि संस्कृति जो होती है केवल हम उसे महसूस कर सकते हैं। सभ्यता इसी प्रकार से और भी हैं। सभ्यता शारीरिक सुख प्रदान करती है क्योंकि इसका संबंध ही सुख सुविधा के साधनों से, इसलिए सभ्यता जो है शारीरिक सुख को प्रदान करती है। जबकि संस्कृति का संबंध मानसिक व आध्यात्मिक सुख से है। इसमें और भी ऐड करा जा सकता है, जैसे सभ्यता का मूल्यांकन करना सरल है। सभ्यता का मूल्यांकन सरलता से किया जा सकता है, लेकिन संस्कृति का नहीं। संस्कृति को समझने में काफ़ी समय लगता है। इसलिए एक अंतर और भी इसमें ऐड कर सकते हैं। संस्कृति का प्रसार केवल एक ही दिशा में पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक होता है, जबकि सभ्यता का प्रसार जो होता है वो चारों तरफ होता है। ठीक है, सभ्यता आपको सब जगह देखने को मिलेगी, लेकिन संस्कृति जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होती है। तो ये इसमें कुछ प्रमुख अंतर थे जो मैंने बताए। उसके बाद सभ्यता और संस्कृति में जिस प्रकार से कुछ अंतर हैं, उसी प्रकार से इनमें कुछ संबंध भी हैं। मतलब विभिन्न अंतर होने के बावजूद इनमें कुछ न कुछ संबंध दिखाई पड़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसके संबंधों पे चर्चा कर लेते हैं। पहला है इसमें आपका सभ्यता संस्कृति की वाहक है। मतलब सभ्यता को आगे बढ़ाने का जो कार्य है वो संस्कृति के माध्यम से ही पूरा किया जाता है। सभ्यता के द्वारा ही संस्कृति जो है एक समाज से दूसरे समाज में पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाई जाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि उदाहरण के लिए देखिए, जितना भी हमारा प्राचीन साहित्य है तो वो आजकल हमारे सामने पुस्तकों और किताबों के माध्यम से हम उसका अध्ययन करते हैं। ये काम छापे खानों के द्वारा हुआ। अगर छापे खानों का आविष्कार नहीं होता तो हमारी जो साहित्य परंपराएं एवं पढ़ने लिखने की जो चीज़ें हैं वो हम आज नहीं पढ़ पाते। ठीक है, इसी प्रकार से छापे खाने का आविष्कार नहीं हुआ होता तो प्राचीन साहित्य, नाटक, कविता आदि हमारे पास नहीं पहुंच पाते। यातायात एवं संचार के साधनों ने भी संस्कृति को बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसी प्रकार से रेडियो है, टेलीविज़न है, मोटर, वायुयान, ये सभी ने संस्कृति के विकास में अपना योगदान दिया है। इसीलिए ये स्पष्ट होता है कि सभ्यता जो है वो संस्कृति को आगे बढ़ाने का कार्य करती है। सभ्यता संस्कृति की वाहक है। इसी प्रकार से इसके जो दूसरा संबंध है वह सभ्यता सांस्कृतिक क्रियाओं को शक्ति प्रदान करती है। कहने का तात्पर्य है कि सभ्यता जो होती है, जैसे मान लीजिए संस्कृति की क्रियाओं को शक्ति किस प्रकार देती है। जैसे अगर मशीनों के अभाव में मानव का अधिकांश समय अगर मशीनों का आविष्कार से व्यक्ति कार्य जल्दी से कर लेता है। अगर मशीनों का आविष्कार नहीं हुआ तो मनुष्य का जो अधिकांश समय वो अपनी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति में ही बीत जाता। मशीनों के आविष्कार एवं प्रौद्योगिकी के विकास ने मानव को शक्ति प्रदान की, मानव के समय की बचत करी। तो इस प्रकार से सभ्यता सांस्कृतिक क्रियाओं को शक्ति प्रदान करने का कार्य भी करती है। उसके बाद अगला है आपका सभ्यता संस्कृति का पर्यावरण है। संस्कृति की विशेषताएं सभ्यता द्वारा निर्मित पर्यावरण से प्रभावित होती हैं। जैसे प्राचीन समय की मतलब बैलगाड़ी युग की संस्कृति और आज की मशीनी युग की संस्कृति में आपको कुछ न कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है, क्योंकि दोनों युगों की सभ्यता के भौतिक उपकरणों में भी अंतर आपको देखने को मिलेगा। औद्योगिकरण और नगरीकरण बढ़ा, जिसके कारण सभ्यता ने जन्म लिया। उसके माध्यम से हमें नई दिशा मिली। औद्योगिकरण से पूर्व समाज में जो भी हमारे परिवार थे, वहाँ पे जो विवाह प्रथाएं, धर्म, लोकाचार जिस तरीके का भी था, आज वो प्राचीन समाजों में और आज के समाजों में उनमें अंतर देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से सभ्यता संस्कृति का पर्यावरण निर्धारित करती है। अगला है आपका संस्कृति हमारी सभ्यता की दिशा को प्रभावित करती है। जिस प्रकार सभ्यता संस्कृति के लिए पर्यावरण बनाती है, उसी प्रकार जो है संस्कृति भी सभ्यता को एक दिशा देती है। हमें किन किन साधनों का प्रयोग करना चाहिए, हमें
मतलब ये हमें किस प्रकार, जैसे मान लीजिए वस्त्र को ही आप ले लीजिए, वस्त्र सभ्यता का अंग है, तो हमें वस्त्र को मतलब किस प्रकार की पोशाक बनाए, का साड़ी पहनेंगे या धोती कुर्ता पहनेंगे या पैंट शर्ट पहनेंगे, ये सब हमारी संस्कृति पर निर्भर करता है, संस्कृति ही तय करती है। तो वही बताया गया कि संस्कृति हमारी सभ्यता को एक दिशा देती है। इसी प्रकार से अब चर्चा करेंगे संस्कृति का मानव जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ा है, इसको देख लेते हैं। तो संस्कृति ने मानव जीवन पर निम्नलिखित तरीके से प्रभाव डाला है। पहला है इसमें, संस्कृति मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। देखिए संस्कृति सभी प्रकार की, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे मानसिक हो, सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता देती है। दूसरी है आपकी, संस्कृति व्यक्तित्व के निर्माण में मौलिक है। प्रत्येक मनुष्य देखिए किसी न किसी संस्कृति में जन्म लेता है, उसका पालन पोषण किसी न किसी सांस्कृतिक पर्यावरण में होता है और उसी के माध्यम से वो अपनी संस्कृति को ग्रहण करता है। तो इसीलिए कहा गया है संस्कृति जो है व्यक्तित्व के निर्माण में मौलिक है। तीसरा है, संस्कृति मानव को मूल्य एवं आदर्श प्रदान करता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी संस्कृति के आदर्शों एवं मूल्यों के अनुरूप ही समाज में आचरण करता है। अगर वो मूल्यों एवं आदर्शों के अलग होकर या मतलब उससे हट के आचरण करेगा तो क्या होगा, समाज में उसका तिरस्कार होगा, कोई इसका मान सम्मान का ध्यान नहीं रखेगा। इस प्रकार से समाज में मूल्य और आदर्श को ध्यान में रख के ही कार्य किया जाता है। चौथा है, संस्कृति मानव की आदतों का निर्धारण करती है। चूँकि प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी पूर्व प्रचलित संस्कृति में जन्म लेता है तो उसी के आधार पे उसकी आदतों का निर्माण होता है, जैसे कैसे खाना है, पीना है, वेशभूषा धारण करनी, ये सब आदतों का निर्धारण में भी संस्कृति अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। अगला प्रभाव है, संस्कृति नैतिकता का निर्धारण करती है। समाज में नैतिकता से हमारा तात्पर्य क्या उचित है, क्या अनुचित है, इस चीज़ की समझ होना। तो समाज में उचित अनुचित का निर्धारण सांस्कृतिक प्रतिमानों के आधार पर ही होता है। नैतिकता से व्यक्ति के अंदर ये भाव प्रकट होते हैं कि क्या उचित है, क्या अनुचित है। ठीक है। उसके बाद अगला है आपका, सांस्कृतिक व्यवहारों, संस्कृति जो है वो व्यवहारों में एक रूपता लाने का कार्य करती है। देखिए जब एक कल्चर के लोग होते हैं तो उनके रीति रिवाज, प्रथाएं, मूल्य, आदर्श, इनमें भी समानता देखने को मिलती है और सभी जब उन कार्यों को एकजुट होकर करते हैं तो उनमें एक रूपता की भावना पैदा होती है। ठीक है। अगला है, संस्कृति समस्याओं का समाधान करती है। जब भी व्यक्ति के सम्मुख कोई समस्या आ जाती है तो वह उसका हल संस्कृति से प्राप्त अनुभव, ज्ञान और नियमों के आधार पर ढूंढता है। तो इस प्रकार से संस्कृति समस्याओं के समाधान में भी सहायता प्रदान करती है। अगला 8वें नंबर में है, संस्कृति अनुभव एवं कार्यकुशलता को बढ़ाती है। कहने का तात्पर्य संस्कृति जो है पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होती है। अतः नई पीढ़ी जब आती है तो पुरानी पीढ़ी से जो उसको ज्ञान प्राप्त होता है, अनुभव प्राप्त होता है और कौशल प्राप्त होता है, उसका उपयोग करती है। तो वही कहा गया है संस्कृति अनुभव एवं कार्यकुशलता को बढ़ाने का कार्य भी करती है। अगला है, संस्कृति ही परिस्थिति एवं भूमिका का निर्धारण करती है। एक व्यक्ति अपने समाज में कौन कौन सी परिस्थितियाँ प्राप्त करता है, अर्जित एवं प्रदत्त परिस्थितियों को प्राप्त करने के लिए, उनसे संबंधित भूमिकाओं को निभाने के लिए शक्ति, अधिकार, कर्तव्यों का जो निर्धारण है वो संस्कृति के माध्यम से ही पूरा होता है। अगली है, संस्कृति सामाजिक नियंत्रण में भी सहायता करती है। प्रत्येक संस्कृति में जो रीति रिवाज, लोकाचार होते हैं उसको बनाए रखने का कार्य भी संस्कृति के माध्यम से किया जाता है। इस वीडियो के माध्यम से हमने ये जाना कि सभ्यता क्या है, सभ्यता का अर्थ और परिभाषाएं क्या क्या हैं, सभ्यता की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, सभ्यता और संस्कृति में क्या क्या अंतर हैं, सभ्यता और संस्कृति में अंतर के साथ साथ इन दोनों में संबंध क्या क्या हैं और संस्कृति मानव जीवन को किस तरीके से प्रभावित करती है। इन सभी चीज़ों को हमने जाना जो कि प्रत्येक एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लगातार इसकी वीडियो देखिए जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।